हेलो एंड वेलकम बैक प्यारे बच्चों। आज हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और इन 45 क्वेश्चन में से एटलीस्ट टू क्वेश्चन बच्चों नीट में पूछे जाने के बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस हैं और 2 क्वेश्चन का मतलब 8 मार्क्स। ओके, और आज का ये क्वेश्चन पेपर बनाने में मैंने बहुत ज़्यादा टाइम लगाया है। सो बस आपसे एक यही रिक्वेस्ट है कि आप सभी क्वेश्चन को लास्ट तक सॉल्व करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपने 45 में से कितने सही आंसर किए। तो बच्चों बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। सो हियर इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन, विच सेल इज एडवर्सली अफेक्टेड ड्यू टू HIV इन्फेक्शन। HIV के इन्फेक्शन से कौन सी सेल को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है? ऑप्शंस हैं मैक्रोफेजेस को, या सिर्फ टी हेल्पर सेल्स को, न्यूट्रोफिल्स को, टी हेल्पर सेल एंड मैक्रोफेजेस दोनों को। तो बच्चों ये हमने क्वेश्चन ऑलरेडी किया हुआ है। मैंने आपको बताया था कि HIV का जब इन्फेक्शन होता है तो टी हेल्पर सेल और मैक्रोफेजेस दोनों के ऊपर अटैक होता है और दोनों की संख्या जो होती है कंटिन्यूसली कम होती चली जाती है। सो द राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है और मैंने बताया था कि स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो ये स्ट्रक्चर आपको देखना है और बताना है कि ये स्ट्रक्चर कौन से केमिकल का है। इट इज़ कोका एल्कलॉइड, कैनाबिनॉइड, मॉर्फिन का है या फिर कोकेन का है। तो बच्चों अगर आपने स्ट्रक्चर किया हुआ है तो आप सबको पता है कि ये स्ट्रक्चर है कैनाबिनॉइड का। सेकेंड इज द राइट आंसर। आप बीच बीच में क्वेश्चन को देखते ही वीडियो को पॉज कर दिया कीजिए ताकि आप राइट आंसर कर सकें, उसके बाद मेरा आंसर सुना कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टिश्यू रिजेक्शन ड्यूरिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन इज प्रोसीडेड बाय। मान लीजिए कि अगर कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है, फॉर एग्जांपल किडनी किसी को ट्रांसप्लांट की जा रही है और अगर वो रिजेक्ट हो जाती है, टिश्यू रिजेक्शन मतलब कि अगर वो टिश्यू यानी कि वो किडनी अगर रिजेक्ट हो जाती है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? बी सेल्स जिम्मेदार है, टी सेल्स, प्लाज्मा सेल्स या फिर NK सेल्स। तो ये बहुत ही पेक्यूलियर क्वेश्चन है और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, और इसका सिंपल सा आंसर है टी सेल्स। जो टी सेल्स होती है वो उसको रिजेक्ट कर देती है। और टी सेल के अलावा इसी क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन में आपको CMI भी मिल सकता था। CMI का मतलब होता है बच्चों सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, जो टी सेल के कारण ही होती है। तो CMI होता तो वो भी राइट आंसर हमारा होता। तो ये इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज प्रोवाइडेड बाय कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम से शरीर को किस तरह की इम्यूनिटी मिलती है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कोलोस्ट्रम क्या होता है। सो कोलोस्ट्रम जो है बच्चों वो मदर मिल्क को बोलते हैं। जो लैक्टेटिंग मदर होती है, डिलीवरी के बाद जब मदर अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो वो होता है कोलोस्ट्रम। ठीक है, अब कोलोस्ट्रम के कारण कौन सी तरह की इम्यूनिटी मिलती है? अब क्योंकि कोलोस्ट्रम के अंदर एंटीबॉडीज़ होते हैं, रेडीमेड एंटीबॉडी होती है, और जब रेडीमेड एंटीबॉडी दी जाती है तो इस तरह से जो इम्यूनिटी मिलती है उसको बोलते हैं बच्चों पैसिव इम्यूनिटी। ओके, जब रेडीमेड एंटीबॉडीज़ दी जाती है तो पैसिव इम्यूनिटी, और अगर कोई वैक्सीन से इम्यूनिटी इंड्यूस करवाई जाती है तो वो होती है एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी किसके कारण होती है? वैक्सीन के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, DPT वैक्सीन इज यूज्ड फॉर। DPT वैक्सीन किस चीज़ के लिए यूज़ होती है? लास्ट लेक्चर में ये करवाया था मैंने आपको। DPT वैक्सीन 3 बीमारियों के लिए यूज़ की जाती है। तो फाइंड आउट करो फटाफट इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन है। ओके, D स्टैंड फॉर डिप्थीरिया, तो डिप्थीरिया सब में दिया हुआ। P स्टैंड फॉर परशुएसिस एंड T स्टैंड फॉर टिटेनस। सो ऑप्शंस में देखिए बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे न्यूमोनिया दे रखा है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सेकंड में डिप्थीरिया, वूपिंग कफ, ट्यूबरकुलोसिस, ये ट्यूबरकुलोसिस नहीं होता है तो सेकंड भी कैंसिल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट है डिप्थीरिया, परशुएसिस एंड ट्यूबरकुलोसिस, यहाँ भी ट्यूबरकुलोसिस, ये भी कैंसिल आउट कर देते हैं। नेक्स्ट है डिप्थीरिया, ओके, वूपिंग कफ और टेटेनस। तो बच्चों देखिए वूपिंग कफ को परशुएसिस भी बोलते हैं और उस परशुएस की स्पेलिंग शुरू होती है P से, तो वहाँ से ये बन जाएगा। तो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है यहाँ पे वूपिंग कफ को ही परशुएसिस यानी कि काली खांसी बोलते हैं। सो फोर्थ इज द राइट आंसर। उसके बाद एलाइसा टेस्ट के ऊपर क्वेश्चन है। एलाइसा टेस्ट किस बीमारी की पहचान के लिए, किस बीमारी की डिटेक्शन के लिए किया जाता है? सो देखिए एड्स, TB, कैंसर, एंथ्रेक्स। एक्चुअली
आपको यहीं से आइडिया हो जाना चाहिए कि आपके सिलेबस में दो ही चीज़ें हैं, एक तो कैंसर है और दूसरा एड्स है, यानी कि इन दो में से एक आंसर है। अब एलाइसा जो टेस्ट है बच्चों, मैंने बताया था आपको, एड्स के लिए यूज़ किया जाता है। प्लस यहाँ पे एक पॉइंट और याद रखना है आपको कि जो एलाइसा टेस्ट होता है, एलाइसा टेस्ट के ऊपर ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हो सकता है इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल के पूछे भाई एलाइसा टेस्ट का बेसिस क्या होता है, तो आपको बेसिस पता होना चाहिए। एलाइसा टेस्ट इज बेस्ड ऑन एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। तो ऐसे भी पूछ सकते हैं कि एलाइसा टेस्ट का बेसिस क्या है, इट इज बेस्ड ऑन एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच सेल प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज? हमारे शरीर में एंटीबॉडी कौन सी सेल प्रोड्यूस करती है? सो टी सेल, हिपेटोसाइट यानी कि लीवर सेल्स, प्लाज्मा सेल्स, डेंड्रिटिक सेल, कौन सी सेल? ओके, आपको मैंने करवाया था बच्चों, हमारी बॉडी में जो बी सेल होती है, जब बी सेल को सिग्नल मिलता है किसी एंटीजन के आने का, तो बी सेल डिवाइड हो जाती है दो तरह की सेल्स में। एक होती है बच्चों प्लाज्मा सेल और एक होती है मेमोरी सेल्स। अब मेमोरी सेल तो आगे फ्यूचर में काम आती है सेकेंड अटैक के टाइम पे, लेकिन जो प्लाज्मा सेल होती है वो सिक्रेट करती है बहुत सारी एंटीबॉडीज़ को, और एंटीबॉडीज़ होती है वाई शेप्ड। ठीक है, सो आवर राइट आंसर इज थर्ड, यानी कि प्लाज्मा सेल्स। आगे देखिए, एलाइसा टेस्ट की फुल फॉर्म पूछी गई है बच्चों। अब देखो थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है सभी के फुल फॉर्म्स में। फर्स्ट है एंजाइम लिमिटेड आयन सोर्बेंट एसे, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे, एंजाइम लिंक्ड आयन सिस्टम एसे, एंजाइम लाइक इम्यूनोसोर्बेंट एसे। सो आपको पता है इसकी सही फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे। सेकेंड इज द राइट आंसर। हु डिस्कवर्ड द प्रोसेस ऑफ वैक्सीनेशन? वैक्सीनेशन की प्रक्रिया की शुरुआत किस साइंटिस्ट से हुई थी या किसने इसकी खोज की थी? सो लुइस पास्चर ने, एडवर्ड जेनर ने, बोथ वन एंड टू, नन ऑफ देम, दीज आर दी ऑप्शंस। तो देखिए वैक्सीनेशन की शुरुआत की थी बच्चों एडवर्ड जेनर ने, इसने फर्स्ट वैक्सीन बनाई थी। तो आपको वैक्सीनेशन पे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एडवर्ड जेनर ने कौन सी बीमारी के लिए वैक्सीन बनाया था, तो आपको पता होना चाहिए एडवर्ड जेनर ने सबसे पहली जो वैक्सीन बनाई थी वो थी स्मॉल पॉक्स के लिए। ठीक है, लुइस पास्चर ने सेकेंड टाइम वैक्सीन बनाई थी, मतलब एडवर्ड जेनर के बाद वैक्सीन बनाई थी लुइस पास्चर ने, और लुइस पास्चर ने जो वैक्सीन बनाई थी बच्चों वो थी रेबीज़ के लिए। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपसे वैक्सीनेशन पे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है द पर्पज ऑफ यूजिंग एट्रोपिन इन आई ड्रॉप्स इज। आई ड्रॉप्स में एट्रोपिन का यूज़ क्यों होता है? सो ये ड्रग्स वाले से क्वेश्चन है, हेल्यूसिनोजन टॉपिक से ये क्वेश्चन पूछा गया है, मेरी वीडियो है ऑलरेडी इसके ऊपर। सो देखिए एट्रोपिन को आई ड्रॉप्स में डालते हैं ताकि, देखो ऑप्शन देखिए, टू डाइल्यूट द प्यूपिल, टू कॉन्ट्रैक्ट द प्यूपिल, to improve vision, to dilate the pupil. So here is the eye, और आई के अंदर ये सेंटर में जो छोटा सा दिखता है ये होता है बच्चों प्यूपिल। अब ये डाइलेट करने के लिए डाला जाता है बेसिकली, मतलब इसका साइज जब बड़ा हो जाएगा तो इसकी एग्जामिनेशन अच्छे से हो पाएगी। सो फोर्थ इज द राइट आंसर, टू डाइलेट द प्यूपिल। कुछ बच्चों ने हो सकता है फर्स्ट कर दिया हो जिसमें लिखा हुआ टू डाइल्यूट, बट वो डाइल्यूट ऐसा कुछ नहीं होता। तो डाइल्यूट वर्ड यहाँ पे रॉन्ग है, बट कंफ्यूज करने के लिए ये ऐसे ऑप्शन मैंने डाला था। नेक्स्ट देखिए, जेनेटिक मटेरियल ऑफ HIV, एड्स के ऊपर क्वेश्चन है बच्चों। जेनेटिक मटेरियल ऑफ HIV इज, यानी कि जो वायरस होता है HIV उसका जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है, डबल स्ट्रैंडेड RNA होता है, या सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है, या कैसा है? सो देखिए, मान लीजिए ये इसका स्ट्रक्चर है और इसके अंदर एक प्रोटीन कोट रहती है और उसके अंदर जो DNA होता है वो कुछ ऐसा होता है, दो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होते हैं। ये है सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। ठीक है, सो सेकंड इज द राइट आंसर। मोस्ट रिस्पॉन्सिबल रीजन बिहाइंड सिरोसिस ऑफ लीवर इज,
सिरोसिस ऑफ लीवर, जिसमें लीवर बहुत ख़राब हो जाता है, फैटी लीवर सा हो जाता है, वो किसके कारण होता है? अल्कोहल के कारण, स्मोकिंग के कारण, या ज़्यादा मल्टीविटामिन्स यूज़ करने के कारण, या फिर ओपियम यानी कि अफीम के कारण। तो सिरोसिस ऑफ लीवर आपके सिलेबस में जो इससे टचिंग वर्ड है वो है बच्चों अल्कोहल, यानी कि ज़्यादा शराब पीने से जो प्रॉब्लम होती है वो है सिरोसिस ऑफ लीवर। सो अल्कोहल इज़ द राइट आंसर। उसके बाद है कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर टाइफाइड। टाइफाइड के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? जब आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर कौन सा टेस्ट करेगा टाइफाइड के लिए? बायोप्सी, विडाल, रेडियोग्राफी, या सभी के सभी, ऑल ऑफ देम? सो द राइट आंसर इज विडाल टेस्ट, एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी 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 IMP। विडाल टेस्ट, ओके। आगे देखिए, BCG वैक्सीन किस बीमारी में यूज़ होती है? किस बीमारी के लिए BCG वैक्सीन को यूज़ किया जाता है? सो टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, हेपेटाइटिस, लेप्रोसी, किसके लिए? सो BCG जो वैक्सीन होती है बच्चों, ये यूज़ होती है TB के लिए, यानी कि ट्यूबरकुलोसिस के लिए। सेकंड इज द राइट आंसर, ठीक है। इसके अलावा BCG पे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि BCG की फुल फॉर्म क्या है? सो BCG की फुल फॉर्म होती है बेसिलस कालमेट ग्यूरिन। बेसिलस कालमेटी ग्यूरिन। This is the full form of BCG, which is used to cure TB. Okay, here is the next question. Which of the following is not a chronic disease? Is not a chronic disease, मतलब कि बाकी तो chronic होगी, लेकिन एक disease chronic नहीं होगी, वो acute होगी। कॉमन कोल्ड, आर्थराइटिस, डायबिटीज़, गाउट। तो देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक्यूट और क्रोनिक में डिफरेंस क्या होता है। दो तरह की डिजीज़ बताई थी मैंने आपको लेक्चर में, एक होती है एक्यूट, एक होती है क्रॉनिक। सो क्रॉनिक डिजीज़ वो होती है जो धीरे धीरे शरीर में पनपती रहती है और बहुत लंबे टाइम तक बॉडी के अंदर चलती है। एक्यूट वो होती है जो एज बहुत एकदम से हो जाती है और बहुत जल्दी फिर वो ट्रीट भी हो जाती है, एक्यूट। तो यहाँ पे कॉमन कोल्ड जो है बच्चों, वो एक्यूट डिजीज़ में आता है। दैट मीन्स कॉमन कोल्ड क्रॉनिक डिजीज़ नहीं है। सो फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। आर्थराइटिस जोड़ों के दर्द को बोलते हैं, लंबे टाइम का है। डायबिटीज़ शुगर की बीमारी को, लंबे टाइम की है। गाउट ये भी जब जॉइंट्स में यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स इकट्ठा हो जाते हैं तो उसके कारण होता है। तो ये तीनों ही जो है वो क्रॉनिक डिजीज़ है, बस कॉमन कोल्ड जो है वो एक्यूट डिजीज़ है। सो फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, कॉजेटिव एजेंट ऑफ कॉमन कोल्ड इज़। कॉमन कोल्ड मतलब कि जुकाम किसके कारण होता है? पॉजिटिव एजेंट क्या है उसका? ऑप्शन है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, रिट्रो वायरस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, रीनो वायरस। सो कॉमन कोल्ड जो है बच्चों, पहली बात तो वायरस के कारण होता है, और स्ट्रेप्टोकोकस ये तो एक बैक्टीरिया है, तो फर्स्ट तो वैसे ही रिजेक्ट हो गया। रिट्रो वायरस एक्चुअली एड्स कोज करता है, ये वाला भी रिजेक्ट हो गया। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा भी बैक्टीरिया, ये भी रिजेक्ट होगा। बच्चा रीनो वायरस, रीनो वायरस से ही होता है जुकाम। सो फोर्थ इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज ऑल्सो नोन एज किलर वीड? कौन सी ड्रग को किलर वीड भी बोलते हैं? जब लेक्चर लिया था तो मैंने बताया था कि ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। लास्ट लेक्चर में मैंने किलर वीड के बारे में बताया था। तो बताओ, हेम्प को बोलते हैं, टोबैको, LSD को, या ओपियम को? द राइट आंसर इज टोबैको। तंबाकू को किलर वीड भी बोला जाता है। ओके, आगे देखिए। विच डिजीज इज नॉट कॉज्ड बाय वायरस? कौन सी डिजीज को वायरस नहीं फैलाता? नॉट कॉज्ड बाय वायरस, तो यानी कि वायरस, बाकी जो डिजीज होगी वो वायरस के अलावा किसी और से होगी। सो देखिए, कोलेरा जो है ये विब्रियो कोलेरा नाम के एक बैक्टीरिया से होती है। डेंगू है वायरस से होता है, तो रेबीज़ वायरस से होता है, हेपेटाइटिस वायरस से होता है। नीचे वाली जो तीनों है वो बच्चों वायरस से होती है, मतलब कोलेरा बच गया। सो कोलेरा जो है वो वायरस से नहीं होता। आपको पता होना चाहिए कोलेरा किससे होता है। इट इज़ कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया, जो कोमा शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं, जिनको बोलते हैं हम विब्रियो कोलेरा। विब्रियो कोलेरा नाम के बैक्टीरिया से
हैजा फैलता है, कोलेरा फैलता है। नेम द एंटीबायोटिक यूज्ड अगेंस्ट डायरिया। डायरिया को ठीक करने के लिए कौन सी एंटीबायोटिक डॉक्टर यूज़ करते हैं? ओमिप्राजोल, एल्बेंडाजोल, मेट्रोनिडाजोल या सभी के सभी? सो द राइट आंसर इज, देखिए ओमिप्राजोल। अब सभी के पीछे जोल लगा हुआ है तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। ओमिप्राजोल बच्चों आपको पता होना चाहिए एसिडिटी के लिए यूज़ होता है, जो पेट में एसिडिटी या HCl सिक्रेशन बढ़ता है उसके ट्रीट करने के लिए यूज़ होता है। एल्बेंडाजोल यूज़ होती है जब मान लीजिए इंटेस्टाइन वगैरह में कीड़े हो जाते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना आमतौर पे पेट में कीड़े हो गए, इंटेस्टाइन में जब कीड़े हो जाते हैं तो उसको ठीक करने के लिए उनको यूज़ किया जाता है। और मेट्रोनिडाजोल इसको यूज़ किया जाता है डायरिया में। डायरिया मतलब जो दस्त हो जाते हैं अमीबा वगैरह से, उसके लिए मेट्रोनिडाजोल को यूज़ किया जाता है। सो थर्ड इज़ दी राइट आंसर। नेम द एंजाइम प्रेजेंट इन द सलाइवा। ऐसा एंजाइम बताना जो सलाइवा में भी होता है एंड टीयर में भी होता है। शोज बैक्टीरिसीडल इफेक्ट, और जिसका प्रभाव बैक्टीरिसीडल है, मतलब बैक्टीरिया को किल करता है। तो कौन सा होता है? न्यूक्लियस, एमाइलेज, लाइसोजाइम, लाइगेज। सो द राइट आंसर इज लाइसोजाइम। थर्ड इज द राइट आंसर। न्यूक्लियस नहीं होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होता है और उसको पैनक्रियाज रिलीज करती है। अमाइलेज रिलीज जरूर होता है सलाइवा में, बट अमाइलेज को बच्चों कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए यूज़ किया जाता है, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। सो लाइसोजाइम बच गया। अब लाइसोजाइम के बारे में एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लाइसोजाइम कैसे बैक्टीरिया को किल करता है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए ये बैक्टीरिया की सेल वॉल को डैमेज कर देता है। ये बैक्टीरिया की सेल वॉल को डैमेज कर देता है और उसको किल कर देता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो जो सेल वॉल होती है बैक्टीरिया की वो किसकी बनी होती है। तो बच्चों वो सेल वॉल जो होती है वो बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन की। पेप्टाइडोग्लाइकेन की। तो सीधी सी बात है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन को ब्रेक करता है जो लाइसोजाइम है। ठीक है, आगे देखिए। इन विच डिजीज इंटरनल ब्लीडिंग एंड ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टिनल ट्रैक टेक्स प्लेस। कौन सी बीमारी में इंटरनल ब्लीडिंग होती है और इंटेस्टाइन ब्लॉक हो जाती है? फिलेरियासिस, एलिफेंटियासिस, एस्केरियासिस, अमीबाइसिस। फिलेरियासिस और एलिफेंटियासिस ये तो एक ही बीमारी के नाम है, जिसमें हाथी के जैसा बड़ा सा ऐसे पाँव हो जाता है, काफ़ी मोटा सा सूज के। सो वो तो नहीं है। एस्केरियासिस, यस, एस्केरियासिस इज द राइट आंसर, जो किसके कारण होती है? एस्केरिस ल्यूम्ब्रिकोइडिस के कारण होती है। अमीबाइसिस भी नहीं आएगा। सो थर्ड इज द राइट आंसर। आगे देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजियोलॉजिकल बैरियर। मैंने आपको इम्यूनिटी जब करवाया था तो फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, साइटोकाइन बहुत तरह के बैरियर करवाए थे, तो आपको बताने कि इनमें से कौन सा जो बैरियर है वो फिजियोलॉजिकल बैरियर नहीं है। देखिए ईयर वैक्स, ईयर वैक्स किस में आता है? ईयर वैक्स तो फिजियोलॉजिकल बैरियर है, ये नहीं हो सकता। टीयर भी फिजियोलॉजिकल बैरियर है। लैक्टिक एसिड ऑफ वेजाइना, क्योंकि वेजाइना उसको सिक्रेट कर रही है, फंक्शन है ये, तो ये भी फिजियोलॉजिकल बैरियर में आता है। हमें बताना है विच इज़ नॉट अ फिजियोलॉजिकल बैरियर। सो म्यूकोसा नहीं है, क्योंकि म्यूकोसा एक फिजिकल बैरियर है। म्यूकोसा इज़ अ फिजिकल बैरियर, इट इज़ नॉट अ फिजियोलॉजिकल बैरियर। म्यूकोसा, स्किन, ये सब फिजिकल बैरियर में आते हैं। सो फोर्थ इज द राइट आंसर। उसके बाद है सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में कौन कौन सी सेल इंक्लूड होती है? सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में कौन कौन सी सेल इंक्लूड होती है? तो बच्चों देखो, इसके लिए मैंने एक अच्छी ट्रिक सिखाई थी आपको। अगर उस ट्रिक को आप अप्लाई करोगे तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली निकल के आ जाएगा। वो ट्रिक क्या थी? मोना की माँ नेचुरल किलर है। ये ट्रिक मैंने आपको बताई थी। मोना की माँ नेचुरल किलर है। तो मो से बन जाएगा मोनोसाइट्स। तो मोनोसाइट देखिए, मोनोसाइट। उसके बाद ना से हम बना सकते हैं न्यूट्रोफिल्स। माँ से हो जाएगा मैक्रोफेजेस, एन के से हो जाएगा नेचुरल किलर सेल्स। तो ये तीनों ही ऑप्शन हमारे हैं थर्ड वाले में, मतलब चारों ऑप्शन है थर्ड वाले में। यहाँ पे मोनोसाइट्स भी है, मोना से मोनोसाइट्स, ना से न्यूट्रोफिल्स, माँ से मैक्रोफेजेस एंड एन के से नेचुरल किलर सेल्स। सो थर्ड इज द राइट आंसर।
आगे है ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शंस विच एंटीबॉडीज प्ले वाइटल रोल। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है बच्चों कि एलर्जी जब होती है तो कौन सी एंटीबॉडी बनती है। सो देखिए एलर्जी के कारण जो एंटीबॉडी बनती है ऑप्शन है IgA, IgE, बोथ IgA एंड IgE, IgGE एंड IgE। सो द राइट आंसर इज ओनली IgE। दिस इज द राइट आंसर। जब एलर्जी होती है तो सिर्फ IgE एंटीबॉडी बनती है और ये जाकर के मस्ट सेल के सरफेस पे अटैच हो जाती है और वहीं पे सब रिएक्शंस होती है। ये पूरा मैंने लेक्चर डाला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिंगवर्म इज कोज्ड, रिंगवर्म के ऊपर क्वेश्चन है, बाय फंजाई इंक्लूडिंग द जेनेरा, कि रिंगवर्म जो है वो फंजाई से होता है, ठीक है। उसमें कौन कौन सी जेनेरा की फंजाई आती है हमें ये बताना है। एपिडर्माफाइटन, ट्राइकोफाइटन, माइक्रोस्पोरम, ऑल ऑफ दीज। सो बच्चों ये मैंने करवाया हुआ है और NCERT में क्लियरली तीनों जेनरा दिए हुए हैं, यानी कि तीनों के तीनों जेनरा रिस्पॉन्सिबल है रिंगवर्म के लिए। सो द राइट आंसर विल बी ऑल ऑफ दीज। अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार हेल्थ क्या होती है? फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग, डिजीज फ्री कंडीशन, फिजिकल मेंटल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग, फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग। तो बच्चों WHO ये कहता है कि जो बंदा फिजिकली भी हेल्दी हो, मेंटली भी हेल्दी हो और सोशली भी हेल्दी हो, सामाजिक रूप से भी हेल्दी हो, उसी को हम हेल्दी बोलेंगे। सो डी इज योर राइट आंसर। काला आजार, काला आजार जो डिजीज है वो किसके कारण होती है? लेशमानिया, वुकरेरिया, टीनिया सोलियम, ट्रिप्नोसोमा। सो जो काला आजार है बच्चों एक प्रोटोजोआ है लेशमानिया, उसके कारण ये डिजीज़ कॉज की जाती है। और एक और क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है कि काला आजार का दूसरा नाम क्या है? तो उसका दूसरा नाम है बच्चों डम डम फीवर, डम डम फीवर। ये भी आपको ध्यान रख लेना है। आगे देखिए कैंसर, कैंसर सेल्स डजंट एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ, कि जो कैंसर सेल्स होती है उनके पास कौन सा गुण नहीं होता, कौन सी प्रॉपर्टी नहीं होती। सो देखिए फर्स्ट है ट्यूमर इंडक्शन, भाई ट्यूमर इंडक्शन की प्रॉपर्टी तो होती है, मतलब ये तो नहीं होगा। मेटास्टेसिस, मेटास्टेसिस का मतलब होता है बच्चों अलग अलग पार्ट में लॉज हो जाना, तो कैंसर सेल के अंदर ये भी होता है, तो ये तो नहीं आएगा। हिमेटोपोइसिस ब्लड से रिलेटेड हो गया, कॉन्सेप्ट ही अलग है, इसको काट दो। बचिया अपना कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, दिस इज़ द राइट आंसर, कि जो कैंसर सेल्स होती है वो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी को खो देती है और जिसकी वजह से वो फटाफट क्या करने लग जाती है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, कंटिन्यूसली एक ट्यूमर का फॉर्मेशन कर लेती है ऐसे। नेम दैट एंटीवायरल कंपोनेंट विच प्रिवेंट्स द सिंथेसिस ऑफ न्यू वायरस इन द सेल्स। ऐसा कौन सा केमिकल है जो एंटीवायरल प्रॉपर्टी शो करता है और बाकी सेल्स को न्यू वायरस के अटैक से बचाता है? इज इट इंटरल्यूकिन, इंटरफेरोन, इंट्रोन्स या एंटीबॉडीज? सो देखिए मिलते जुलते से आंसर दे रखे हैं। सो राइट आंसर है बच्चों इंटरफेरोन। इंटरफेरोन क्या करता है, मान लीजिए कोई सेल है और जब इस सेल के ऊपर वायरस का अटैक होगा तो ये कुछ केमिकल सिक्रेट करता है जिन्हें हम बोलते हैं इंटरफेरोन्स, और ये इंटरफेरोन क्या करेंगे, बाकी सेल्स के पास जाएंगे और उनको सचेत कर देंगे कि वायरस का अटैक हो चुका है और वो सेल्स खुद को प्रोटेक्ट कर पाए। सो इंटरफेरोन इज द राइट आंसर। अब देखिए चूज द करेक्ट पैथोजन फॉर ए एंड बी। हमें ए और बी डायग्राम को देख के बताना है कि किसके कारण होते हैं। सबसे पहले ए डायग्राम देखिए, ये वाला ए डायग्राम में ये जो एक आदमी का चेहरा सा दिखाएगा और ये NCERT का डायग्राम है बच्चों, तो पूछा जा सकता है, बहुत चांसेस है। अब इसके देखिए नीचे चिक पे ये वाइट वाइट सा जो निशान हो गया है, इस तरह का निशान जो होता है ये फंगस के अटैक के कारण होता है। तो एक तो हो गया हमारा, एक का तो होगा फंगस। अब सेकंड डायग्राम देखिए बी वाला, इसमें इसका पैर देखिए कितना बड़ा हो गया है। सो ये एक एलिफेंट के जैसा लेग हो गया इसका। सो दिस इज़ एलिफेंटियसिस, और एलिफेंटियसिस जो था वो एक हेलमिंथ के कारण होता था, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस में डी वाला ऑप्शन देखिए, डी वाले ऑप्शन में दिखा रखा है कि ए वाला जो फंगस के कारण होता है और बी वाला हेलमिंथ के कारण होता है। सो डी इज द राइट आंसर। लार्जेस्ट साइज एंटीबॉडी इज,
एंटीबॉडीज़ पे बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो सबसे बड़ी एंटीबॉडी कौन सी होती है? IgM, IgG, IgE, IgG एंड IgD। द राइट आंसर इज IgM। IgM का जो साइज़ है वो सभी एंटीबॉडीज़ में सबसे बड़ा होता है। When immune system starts to reject its own cells, then this condition is, अगर इम्यून सिस्टम खुद की ही सेल को रिजेक्ट करना शुरू कर दे तो इस परिस्थिति को, इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? मतलब कि इसमें क्या होता है, खुद की ही सेल के ऊपर अटैक होना शुरू हो जाता है, तो इसको क्या बोलेंगे? एक्टिव इम्यूनिटी, ऑटो इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी या अडेप्टिव इम्यूनिटी। इस कंडीशन को बोलते हैं बच्चों ऑटो इम्यूनिटी। वेरी वेरी IMP क्वेश्चन है ये, ऑटो इम्यूनिटी। सो ऑटो इम्यूनिटी में क्या होता है? सेल्फ डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल्स। विच ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी इज कंसिडर्ड एज ब्लड बैंक? मैंने बताया था जब लेक्चर लिया था कि ये इंपॉर्टेंट है ब्लड बैंक पे, या इस पे क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। सो पता कीजिए ब्लड बैंक कौन से ऑर्गन को बोलेंगे? लीवर को, रेड बोन मैरो, स्प्लिन या पेनक्रियास को। सो द राइट आंसर इज थर्ड वन, दैट इज स्प्लीन। स्प्लीन को हम बोलते हैं ब्लड बैंक। और एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता था यहाँ पे, ग्रेवयार्ड ऑफ RBC, ग्रेवयार्ड ऑफ RBC यहाँ पे आके फाइनल उनका डिस्ट्रक्शन होता है। विच प्लाज्मोडियम कॉजेज लीथल मलेरिया? को प्लाज्मोडियम की कौन सी स्पीसीज है जो लीथल मलेरिया कॉज करती है? प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मैलेरी, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। सो लीथल मलेरिया का मतलब होता है जानलेवा, यानी कि जो सबसे डेंजरस फॉर्म है। कौन सी सबसे डेंजरस स्पीसीज है? वेल द राइट आंसर इज फोर्थ वन, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम कॉजेज लीथल मलेरिया। और या फिर ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता था, मैलिग्नेंट मलेरिया किससे होता है? सो मैलिग्नेंट मलेरिया भी इसी से होता है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, विच इज मोस्ट डेंजरस। उसके बाद है बच्चों, रिट्रोवायरसेस आर स्पेसिफिक फॉर जेनेटिक मटेरियल विद। देखिए रिट्रोवायरस के अंदर कौन सा जेनेटिक मटेरियल होता है? सो रिट्रोवायरस की खास बात होती है बच्चों, ऑप्शन में देखिए सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, सिंगल स्ट्रैंडेड DNA, मैसेंजर RNA या फिर डबल स्ट्रैंडेड RNA। सो रिट्रोवायरस का एक एग्जांपल मैंने आपको करवाया था, आपको याद हो तो, एड्स वायरस का। और एड्स वायरस को रिट्रोवायरस क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। तो देखिए ये क्वेश्चन इस तरह का पहले भी आया है, थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है। सो रिट्रोवायरस वो होते हैं, मतलब जरूरी नहीं है कि एड्स वायरस को ही रिट्रोवायरस बोलेंगे, जिस भी वायरस के पास सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होगा हम हर उस वायरस को रिट्रोवायरस की कैटेगरी में काउंट करते हैं। नेम द एंटीजन गेट अटैच विद T हेल्पर सेल्स ड्यूरिंग HIV इन्फेक्शन। जब HIV का अटैक होता है, जब HIV वायरस का इन्फेक्शन होता है, सो नेम द एंटीजन, आपको एंटीजन बताना है, गेट अटैच विद T हेल्पर सेल्स। T हेल्पर सेल के साथ वो कौन सा एंटीजन अटैच होता है? तो ये करवाया है बच्चों मैंने आपको कि मान लीजिए एक वायरस है और यहाँ पे दीज आर दी एंटीजन्स, और मान लीजिए दूसरी तरफ ये है हमारा, मान लीजिए ये हो गया वायरस और दूसरी तरफ है T सेल। ठीक है, तो T सेल के सरफेस पे जो रिसेप्टर था वो था CD4, और इसके सरफेस पे जो वायरस के सरफेस पे जो रिसेप्टर होता है बच्चों, उसको हम बोलते थे GP120, और ये ढका रहता था एक मास्किंग एजेंट के साथ में ऐसे। तो वो मास्किंग एजेंट कुछ देर के लिए हट जाता था और उसके बाद इनके बीच में कनेक्शन हो जाता था। सो GP120 जो था वो एंटीजन का काम करता था वहाँ पे। सो फाइंड आउट करो ऑप्शंस में, थर्ड इज द राइट आंसर। ओके, अब है आयुर्वेदा के ऊपर एक क्वेश्चन दिया गया है, तो ये मेरे ख्याल से मेरे फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में लेक्चर कवर हो गया था। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा बॉडी इज मेड अप ऑफ 3 दोषा आर। शरीर जो है उसमें 3 दोष होते हैं, आपको बताना है वो 3 दोष कौन कौन से होते हैं। वात पित्त एंड अग्नि, वायु जल एंड अग्नि, वात पित्त एंड कफ, रजोगुण तमोगुण एंड सतोगुण। तो वो 3 दोष कौन से होते हैं बच्चों? मैंने बताया था, एक होता है वात दोष, एक होता है पित्त दोष और एक होता है कफ दोष।
ये 3 दोष मिलके हमारे शरीर का निर्माण करते हैं, और ये 3 दोष अलग अलग तरह के 5 एलिमेंट से बने होते हैं, ये भी मैंने वहाँ पे आपको बताया हुआ है। सो वात, पित्त एंड कफ, थर्ड इज द राइट आंसर। नेम द एंजाइम दैट कन्वर्ट्स सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए इनटू डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। अब ये क्वेश्चन अगेन एड्स वाले टॉपिक से ही है, अगर ध्यान हो तो, कि वहाँ पे क्या था, एड्स का जो वायरस था, एड्स का वायरस क्या करता था, मान लीजिए ये एड्स वायरस है और इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है ये उसको इंजेक्ट कर देता था अपने टी हेल्पर सेल के अंदर। फॉर एग्जांपल दिस इज़ टी सेल। सो टी सेल के अंदर जब ये वायरस जाता था, सॉरी जब इसका जेनेटिक मटेरियल जाता था, तो इसका जेनेटिक मटेरियल था सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, राइट। अब ये इसके साथ साथ में कुछ एंजाइम्स भी भेजता था, और वो एंजाइम, 2 एंजाइम थे, आपको ध्यान हो तो, मान लीजिए येलो कलर से मैंने 2 बना दिए, तो ये एंजाइम भी साथ में इसके जाते थे। उनमें से जो पहला एंजाइम होता था वो उसको कन्वर्ट कर देता था डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के अंदर। तो इस एंजाइम का नाम होता था रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। थर्ड इज द राइट आंसर। और उसके बाद नेक्स्ट एंजाइम आता था इंटीग्रेज, जो इसको आगे अटैचमेंट में हेल्प करता था होस्ट सेल के डीएनए के साथ में। विच ड्रग एक्ट एज स्लीपिंग पिल। स्लीपिंग पिल पे क्वेश्चन है बच्चों, नींद की गोली के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया है। कौन सी ड्रग होती है जो स्लीपिंग पिल का काम करती है? एल्प्राजोलम, कोकेन, स्मैक, नन ऑफ देम। तो देखिए बच्चों, पहला ऑप्शन है एल्प्राजोलम। एल्प्राजोलम नहीं हो सकता, क्योंकि एल्प्राजोलम जो है वो आती है बेंजोडाइजेपिन्स की कैटेगरी में, ठीक है। कोकेन कोका एल्कलॉइड है, ये भी नहीं होगा, फर्स्ट 2 कैंसिल हो गए। स्मैक भी नहीं आएगा, ये भी कैंसिल हो गया, यानी कि यहाँ पे आएगा नन ऑफ देम। द राइट आंसर इज नन ऑफ देम, क्योंकि जो स्लीपिंग पिल होती है उसकी कैटेगरी होती है बारबिचुरेट्स। अगर यहाँ पे बारबिचुरेट्स होता तो हमारा आंसर बारबिचुरेट्स होता, बारबिचुरेट्स। तो ये आपको ध्यान रखना है, बारबिचुरेट्स जो होती है वो स्लीपिंग पिल्स होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है एंटी कैंसर ड्रग्स विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन। विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, किससे मिलती है बच्चों ये एंटी कैंसरस ड्रग? कैथारेंथस रोजियस, पपावर सोमनीफेरम, टेक्सस थियासाइनेंसिस। नीचे से शुरू करते हैं ऑप्शंस को। थियासाइनेंसिस क्या है? थियासाइनेंसिस बोलते हैं टी प्लांट को। तो टी प्लांट से तो विनक्रिस्ट एंटी कैंसर ड्रग मिलती नहीं है, तो ये कैंसिल हो गया। फिर है टेक्सस। टेक्सस एंटी कैंसर ड्रग जरूर देता है, लेकिन उससे जो एंटी कैंसर ड्रग मिलती है वो होती है बच्चों टैक्सोल। सो यहाँ पे तो टैक्सोल का जिक्र नहीं, यहाँ पे तो विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन बताना है, तो ये भी कैंसिल हो गया। उसके बाद है पपावर सोमनीफेरम, अफीम के पौधे को पॉपी प्लांट को बोलते हैं, ये भी कैंसिल हो जाएगा। बच गया हमारा कैथारेंथस रोजियस। दिस इज द राइट आंसर। कैथारेंथस रोजियस का दूसरा नाम है विंका रोजिया, विंका रोजिया। आगे देखिए, नेम द कार्सिनोजेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम टोबैको प्लांट। टोबैको प्लांट से, तंबाकू के पौधे से कौन से कार्सिनोजन ऑब्टेन होते हैं? बेंजपायरिन एंड कैफीन, निकोटिन, कोडीन एंड निकोटिन, निकोटिन एंड बेंजपायरिन। सो हियर फोर्थ इज द राइट आंसर। निकोटिन भी कार्सिनोजेनिक है, बेंजपायरिन भी कार्सिनोजेनिक है। अब आप बोल सकते हैं कि सर सेकंड में जो निकोटिन है वो भी तो कार्सिनोजेनिक है, वो आंसर क्यों नहीं है? वो इसीलिए नहीं है बच्चों कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन में पूछा गया नेम दी कार्सिनोजन्स, कार्सिनोजन्स प्लूरल है, यानी कि एक से ज़्यादा कार्सिनोजन पूछे गए हैं, तो एक से ज़्यादा लास्ट में दे रखे हैं। ट्रिकी क्वेश्चन है, इस टाइप से आपको उलझाया जाएगा, तो आपको निकोटिन पे क्लिक नहीं करना है, निकोटिन एंड बेंजपायरिन। ओके, उसके बाद है विच पेयर इज नॉट कंसिडर्ड एज नॉन डिस्टिल्ड बेवरेज। कौन सा पेयर है जो नॉन डिस्टिल्ड बेवरेज में नहीं काउंट होता है? तो टोडी एंड बियर, ब्रांडी एंड रम, बियर एंड वाइन, नन ऑफ देम। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद करोगे, इसका आंसर मैं यहाँ पे नहीं करूँगा, इसका आंसर आपको करना है। नेक्स्ट देखिए, केमिकल नेम ऑफ हेरोइन। हेरोइन का केमिकल नेम क्या होता है? डाई इथाइल मॉर्फिन, ट्राई एसिटाइल मॉर्फिन, डाई एसिटाइल मॉर्फिन, या फिर
ट्राई इथाइल मॉर्फिन। सो हेरोइन जो है बच्चों मॉर्फिन के एसिटाइलेशन से बनती है, पहली बात। तो इसका जो केमिकल नेम होता है वो होता है डाई एसिटाइल मॉर्फिन। इट इज डाई एसिटाइल मॉर्फिन। थर्ड इज द राइट आंसर। स्मॉलेस्ट नोन वायरस ऑन द बेसिस ऑफ जीनोम साइज। जीनोम के साइज के आधार पे आपको बताना है कि सबसे छोटा वायरस, स्मॉलेस्ट वायरस कौन सा होता है। इज इट कोरोना वायरस, पोलियो वायरस, मिमी वायरस, बैक्टीरियोफेज साई 174। कौन सा वायरस जीनोम के आधार पे सबसे छोटा होता है। तो बच्चों ये मैंने आपको अच्छे से करवाया है कि जो बैक्टीरियोफेज है वो सबसे छोटा होता है, बैक्टीरियोफेज साई 174। इट इज़ द स्मॉलेस्ट नॉन वायरस। और जो मिमी वायरस है वो आता है लार्जेस्ट में। मिमी वायरस आता है लार्जेस्ट में। ओके। मोस्ट डेंजरस प्रॉपर्टी शोन बाय मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। वेरी वेरी IMP, बहुत बार पूछा गया बच्चों ये क्वेश्चन। तो देखिए मोस्ट डेंजरस प्रॉपर्टी ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर। क्या मैलिग्नेंट ट्यूमर की क्या सबसे खतरनाक प्रॉपर्टी होती है। मेटाजेनेसिस, मेटामेरिज्म, मेटास्टेसिस, ऑल ऑफ देम। देखिए एक जैसे से नाम है बट थोड़ा सा डिफरेंस है इनमें, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा डिफरेंस है एक्चुअली। मेटाजेनेसिस फर्स्ट ऑप्शन है, मेटाजेनेसिस। सबसे पहले मेटाजेनेसिस देखिए क्या होता है। मेटाजेनेसिस का मतलब होता है जनरेशन का चेंज होना। जैसे एनिमल किंगडम में ये टॉपिक आता है मेटाजेनेसिस, जहाँ पे फॉर एग्जांपल जैसे हाइड्रा है वो पॉलिप से मेड्यूसा फॉर्म में चेंज हो सकता है, मेड्यूसा फॉर्म में चेंज हो सकता है। तो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जब कोई एनिमल चेंज होता है तो उसको मेटाजेनेसिस बोलते हैं। नेक्स्ट है मेटामेरिज्म, यानी कि फर्स्ट वाला नहीं आएगा, उसको कैंसिल करना है। मेटामेरिज्म क्या होता है, मेटामर्स का होना। जैसे कि आपने जब अर्थवर्म देखा होगा तो अर्थवर्म की बॉडी मेटामेरिकली सेगमेंटेड होती है ऐसे। सो वो होता है मेटामेरिज्म। अब बच गया मेटास्टेसिस। सो मेटास्टेसिस क्या होता है। मेटास्टेसिस का मतलब होता है कि जो कैंसर सेल्स होती है वो एक जगह से, मान लीजिए ये कैंसर सेल है, ये अलग अलग बॉडी पार्ट्स में घूमती रहती है, तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेटास्टेसिस। और ये सबसे खतरनाक प्रॉपर्टी होती है कैंसर सेल्स की। सो थर्ड इज द राइट आंसर। सो दैट्स इट बच्चों, थैंक यू सो मच।